एंड दैट इज बेसिकली द फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। ठीक है, इससे पहले कि हम फैराडेज के लॉ को डिस्कस करने लगे, मैं आपको फटाफट से जो भी कुछ अभी तक हमने इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में देखा है उसको बहुत शॉर्ट में बता देती हूँ। देखो, इलेक्ट्रोलिसिस के केस में हमने देखा था मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम किस में कन्वर्ट करते हैं, केमिकल एनर्जी में। यानी कि एक ऐसी केमिकल रिएक्शन जो कि खुद से नहीं हो सकती, इट इज ऑफ अ नॉन स्पॉन्टेनियस टाइप, है ना। खुद से अगर आप उसको रख दोगे, उसके रिएक्टेंट्स को सोल्यूशन में रख दोगे या किसी भी फॉर्म में अगर आप उसके मतलब कैटायंस और एनायंस प्रेजेंट होंगे इन ए काइंड ऑफ अ सोल्यूशन, तो वहां पे आपको कोई भी रिएक्शन होता हुआ नहीं दिखेगा। वो एज इट इज सोल्यूशन बिल्कुल ऐसा का ऐसा ही पड़ा रहेगा, चाहे आप उसको 2 घंटे के लिए रखो, चाहे 10 घंटे के लिए, चाहे 12 घंटे के लिए, चाहे 1 साल के लिए रख लो, कुछ नहीं होने वाला वहां पे। लेकिन अगर हम वहां पे इलेक्ट्रिसिटी को इंट्रोड्यूस कर देते हैं तो वो क्या करेगा, वो उन केटायंस और एनायंस के बीच में कुछ रिडॉक्स रिएक्शंस करा सकता है। वो केटायंस को फैसिलिटेट करेगा कि तुम किसी इलेक्ट्रोड पे जाओ और इलेक्ट्रॉन्स को कंज्यूम करो। इसी तरह से वो एनायंस को फैसिलिटेट करेगा कि तुम किसी इलेक्ट्रोड पे जाओ और अपने आप को ऑक्सीडाइज करो, अपना जो एक्स्ट्रा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, उसको डिस्चार्ज करो। ठीक है, ये काम फोर्सफुली कौन करवाता है, वो करवाती है ये इलेक्ट्रिसिटी यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस उन रिएक्शंस के लिए होता है जो कि खुद कैसी होती है, नॉन स्पॉन्टेनियस। वो रिएक्शंस जो कि नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस होती हैं, वहां पे हम इलेक्ट्रिसिटी को प्रोवाइड करके रिएक्शंस को कैरी आउट करते हैं। So this is the basic funda of electrolysis. इतनी जानकारी तो आपको बिल्कुल होनी चाहिए when you are using the word electrolysis. अब ये electrolysis क्या होता है? electrolysis है मतलब इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में केमिकल्स का लाइसिस। लाइसिस मतलब होता है तोड़ना। ठीक है, तो वही काम ये यहाँ पे करता भी है। इसके लिए जो बेसिक सेटअप होता है उसमें वो वैसा नहीं होता जैसा कि गैल्वेनिक सेल में होता है। गैल्वेनिक सेल में हमने देखा था हमारे पास में 2 हाफ सेल्स होते थे, एक को हम एनोडिक हाफ सेल कहते थे, एक को कैथोडिक हाफ सेल कहते थे। लेकिन यहाँ पे आपके पास में थोड़ा छोटा सेटअप होता है क्योंकि एक ही सेल है हमारे पास। ठीक है, सेल एक ही है, ये वेसल है। ये वेसल जो है ये खुद कैसा होता है, नॉन कंडक्टिंग वेसल होता है। ठीक है, नॉन कंडक्टिंग इसलिए क्योंकि इसके अंदर हम जो भी कुछ रख रहे हैं वो खुद कंडक्टिंग है। अगर ये भी नॉन कंडक्टिंग की जगह कंडक्टिंग वेसल होता तो जैसे ही हम उसको टच करते, ठीक है, तो हमारे टच करते से हमें इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता क्योंकि ऑलरेडी हम इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई कर रहे हैं। प्लस द इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन इज ऑब्वियसली अ गुड इलेक्ट्रोलाइटिक, मतलब अच्छा इलेक्ट्रोलाइट है ना, तभी तो वो कंडक्शन कर पाएगा केटायंस और एनायंस का। तो ऐसे में जो हम वेसल चूज करेंगे वो एटलीस्ट आपका नॉन कंडक्टिंग होना चाहिए। नॉन कंडक्टिंग से ये मतलब हुआ कि वो खुद जो है वो इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट ना करें, यानी कि वहां पे चार्जेस का कोई कंडक्शन नहीं होगा। सो फॉर दैट यू कैन यूज जैसे ग्लास के बीकर्स होते हैं जो हमारे जनरली हमारे लैब्स के अंदर जो ग्लासवेयर्स होते हैं वो किसके होते हैं, ग्लास के ही होते हैं ना, बहुत अच्छी क्वालिटी के ग्लासेस होते हैं वो। इसी तरह से आप प्लास्टिक यूज कर सकते हो, कुछ भी ऐसा नॉन कंडक्टिंग सा मटेरियल होना चाहिए। देन कमिंग ऑन टू दिस पार्ट विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये क्या है आपका, ये है आपका इलेक्ट्रोलाइट या फिर इसी को आप क्या कह सकते हो, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कह सकते हो। अब ये जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो काफी एक अच्छा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होना चाहिए। एंड व्हेन आई एम सेइंग स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, तो मैंने आपको बताया था कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब है इट कुड बी अ स्ट्रॉन्ग एसिड, ये कोई स्ट्रॉन्ग बेस हो सकता है या फिर कोई सॉल्ट हो सकता है, इनका सोल्यूशन ये बेसिकली हो सकता है। तो कोई भी आप यहाँ पे एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट लोगे, अच्छा ही क्यों, वीक इलेक्ट्रोलाइट क्यों नहीं, बिकॉज वी वांट कि हमारा जो भी कैटायंस और एनायंस का यहाँ पे कंडक्शन है प्लस जो इलेक्ट्रॉन्स का कंडक्शन है वो बड़ा स्मूथली हो सके। सो फॉर दैट वी नीड अ मटेरियल विच इज अ गुड कंडक्टर। तो एक अच्छा इलेक्ट्रोलाइट यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो है वो एक गुड कंडक्टर भी होता है। सो वी आर गोइंग टू यूज अ गुड या स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो ये हमने लिख दिया इलेक्ट्रोलाइट। उसके अलावा जब मैंने कहा इलेक्ट्रोलाइट है, इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पे कैटायंस भी प्रेजेंट होंगे, एनायंस भी होंगे। सो यू कैन इजिली सी ये जो नेगेटिवली चार्ज है ऑरेंज कलर में, दीज आर नथिंग बट एनायंस। ठीक है, और जो पॉजिटिवली चार्ज है जो कि आपको प्लस चार्ज के दिखाई दे रहे हैं, तो इतना आप सब बेसिक चीजें जानते हो कि ये कैटायंस और एनायंस हैं जो कि इलेक्ट्रोलाइट में चुपचाप बैठे हुए पड़े हैं। ठीक है, उनको कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल एकदम अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं। बट होता क्या है कि उनके डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बेसिकली हम यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स को लगा देते हैं। जब तक इलेक्ट्रोड लगे थे तब तक भी कोई टेंशन नहीं थी, आराम से सारे के सारे एनायंस जो है वो चुपचाप साथ साथ में बैठे हुए थे। बट हुआ क्या, जैसे ही हमने यहाँ पे
इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट की सप्लाई के लिए हमने कुछ एक बाहर से एक्सटर्नल सोर्स लगा दिया। अब ये सोर्स क्या हो सकता है, ये एक बैटरी हो सकती है, एक सेल हो सकता है, या हम इसको डायरेक्टली क्या कर सकते हैं, हमारे सॉकेट के साथ में इसको प्लग इन कर सकते हैं। कुल मिला के हमें इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करनी है। तो जैसे ही यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट की सप्लाई होनी स्टार्ट होती है तो वैसे ही यहाँ पे जो केटायंस और एनायंस अभी तक बिल्कुल चुपचाप बैठे थे तो उनको लगने लगता है कि नहीं यहाँ पे तो कोई बाहर से आ रहा है। और जब भी कोई बाहर से आता है तो हम क्या करते हैं कि मतलब उसको देखने के लिए जिसको जो जैसी जरूरत होती है वो उसके हिसाब से उसके पास भागने लग जाता है। यही यहाँ पे होता है। देखो ये है पॉजिटिव टर्मिनल, जो इलेक्ट्रोड इस पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच्ड है, पहली बात उसको एनोड कहते हैं। ये मैंने आपको इनिशियली ये सब बातें बता रखी है ना। तो इलेक्ट्रोलिसिस के केस में जो हमारा एनोड होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है, ऑल्दो होगा यहाँ पे ऑक्सीडेशन ही, ठीक है। इसी तरह से जो ये कैथोड है ये हमारा कैसा है, नेगेटिवली चार्ज्ड है। ऐसा क्यों, क्योंकि ये देखो नेगेटिव टर्मिनल के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन अभी भी कैथोड के ऊपर क्या होगा, रिडक्शन ही होगा, और एनोड के ऊपर क्या होगा, ऑक्सीडेशन ही होगा। बिकॉज बाय डेफिनेशन वी नो कि एनोड वो इलेक्ट्रोड होता है जहां पे ऑक्सीडेशन हो। तो अब होगा क्या कि जो नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज हैं, आपको क्या लगता है उनके पास में एक्स्ट्रा चार्जेस हैं। एक्स्ट्रा चार्ज खुद को न्यूट्रलाइज करने के लिए, खुद को सेटिस्फाई करने के लिए व्हाट दे नीड इज कि जो उनके पास में एक्स्ट्रा चार्जेस हैं, नेगेटिव चार्जेस, उनको वो डिस्चार्ज कर सके, उनको शेड ऑफ कर दे। तो शेड ऑफ करने के लिए वो ऐसे ही तो किसी इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा ना जिसके पास में खुद के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा है तो वो ऐसी स्पीशीज की तरफ अट्रैक्ट होगा जिसके पास में इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो और वो वहां पे जाके अपने को शेड ऑफ कर देगा, राइट। तो ये हम देख रहे हैं कि ये हमारा इलेक्ट्रोड कैसा है, पॉजिटिवली चार्ज्ड है। इस वजह से नेगेटिवली चार्ज्ड आयंस जो है वो किधर की तरफ मूव होते हैं, ओवर द एनोड। बिल्कुल उसका उल्टा, जो ये पॉजिटिवली चार्ज केटायंस हैं दे आर इन द सर्च ऑफ नेगेटिव चार्जेस। उनको एक ऐसी स्पीशीज चाहिए, उनको एक ऐसा मटेरियल चाहिए जो कि इनको इलेक्ट्रॉन सप्लाई कर सके, क्योंकि उनके खुद के पास में इलेक्ट्रॉन्स की कमी है। तो ऐसे में सीधी सी बात है, पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन के पास तो जाएगा नहीं। सो पॉजिटिव आयंस विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द नेगेटिवली चार्ज्ड कैथोड, ठीक है। तो कैथोड हमारा नेगेटिव चार्ज है, इसका मतलब जो केटायंस हैं वो किधर जाएंगे, आपके नेगेटिवली चार्ज्ड कैथोड के पास में जाएंगे। तो इस वजह से इन चार्जेस का, क्योंकि नेगेटिव इलेक्ट्रोड के पास गए और इन्होंने यहां से इलेक्ट्रॉन्स को लिए, सो दैट्स व्हाई वी आर सेइंग कि इनका होगा रिडक्शन। दूसरी तरफ क्योंकि नेगेटिव चार्ज जो एनायंस हैं वो पॉजिटिवली चार्ज्ड एनोड की तरफ गए और उन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स को डिस्चार्ज किया, सो दैट्स व्हाई वी आर सीइंग दैट कि वहां पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन। अगर मैं जनरल तरीके से आपको बताऊं कि यहाँ पे बेसिकली क्या चीज हो रही है, so I'm just writing plus as cation and negative as anion, है ना। तो A और C ही सिंबल मैं यहाँ पे यूज करूंगी। तो देखो ये जो है हमारे केटायंस, तो केटायन क्या कह रहे हैं कि पहले खुद तो वो है पॉजिटिवली चार्ज्ड, ठीक है। जैसे ही वो जाएंगे कहाँ पे, कैथोड के पास में, सो दे विल टेक, यहाँ पे मैं N लिख देती हूँ ना क्योंकि मुझे नहीं पता इनके ऊपर चार्ज क्या है। सो लेट्स से कि इनके ऊपर N प्लस चार्ज है, तो ये जैसे ही जाएंगे कैथोड के पास में ये खुद को रिड्यूस करेंगे एंड दे विल गेट कन्वर्टेड इनटू, देखो इन्होंने N प्लस ने N इलेक्ट्रॉन्स ले लिए, सो नाउ इट इज बेसिकली सॉलिड। ये सॉलिड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन इट्स नेचर, ठीक है। लेकिन पहले तो ये एक्वस था या फिर मोल्टन फॉर्म में था, इसमें कोई डाउट नहीं है। मैंने यहाँ पे एक्वस लिख दिया कंसिडरिंग दैट कि ये जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है एक एक्वस सोल्यूशन है। सिमिलरली अगर हम एनायन के केस की बात करें तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो एनायंस है इनका हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि इनके ऊपर N नेगेटिव चार्जेस प्रेजेंट थे तो क्या होगा, जैसे ही इनका ऑक्सीडेशन होगा तो वो कन्वर्ट हो जाएंगे या तो अपने सॉलिड स्टेट में या फिर गैसियस स्टेट में। फिलहाल आप फिजिकल स्टेट पे ध्यान मत दो। N प्लस Ne इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो आप देख रहे हो कि यहाँ पे जितने Ne इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो निकले थे उतने ही Ne इलेक्ट्रॉन्स इन केटायंस ने ले लिए और खुद को सॉलिडिफाई कर लिया, डिपॉजिट कर लिया। तो ये इलेक्ट्रॉन्स जो आ रहे हैं बेसिकली हो क्या रहा है, यहाँ पे ही इन इलेक्ट्रॉन्स का सर्कुलेशन हो रहा है, और वी कैन से इन द ऑपोजिट डायरेक्शन करंट का सर्कुलेशन हो रहा है, ठीक है, थ्रू आउट द प्रोसेस। जब तक ये करंट का सप्लाई होता रहेगा या फिर ये इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इसी तरह से मूव करते रहेंगे, तब तक ये हमारा सेल जो है आराम से वर्क करता रहेगा।
क्लियर? सो आई थिंक इतना पार्ट आपको क्लियर है, बिकॉज दिस फाउंडेशन वॉज रियली इंपॉर्टेंट फॉर टुडेज टॉपिक, जो कि क्या है, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। यही जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है, इससे कंसर्न कुछ ऑब्जर्वेशंस फैराडे ने देखी थी और उन्हीं को उन्होंने दो लॉस के फॉर्म में बताया। ठीक है, तो फैराडेज के इलेक्ट्रोलिसिस पे बेस्ड बेसिकली हम दो लॉस को डिस्कस करते हैं। एक को तो हम कहते हैं फर्स्ट, कोई नाम नहीं है इनका अलग से, फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। ठीक है, एक को हम कहते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे और सेकेंड जो है उसको हम कहते हैं सेकेंड लॉ ऑफ फैराडे। ठीक है, तो अगर हम सिंपली देखें, मैं अगर आपको इक्वेशंस बताऊं कि इन्होंने इक्वेशंस क्या दी थी, तो वो इक्वेशंस कुछ इस तरह से थी, m इज इक्वल टू जेड क्यू। ये कहां से आया है ये अभी हम थोड़ी देर में डिराइव करेंगे, बट आप इसको ध्यान रख सकते हो कि फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे में उन्होंने m इक्वल टू जेड इंटू क्यू कुछ बताया था। अभी क्या चीजें हैं ये सब अभी हम डिस्कस करेंगे। और जो दूसरी इक्वेशन है उसमें उन्होंने कहा था m1 बाय m2 इज इक्वल टू z1 बाय z2। ठीक है, तो ये कुछ फॉर्मूलाज हैं जो कि आप ध्यान रख सकते हो एज सुन एज यू टॉक अबाउट द फर्स्ट एंड सेकंड लॉ ऑफ फैराडे। ठीक है, जैसे ये चीजें, ये वर्ड्स आपके दिमाग में आते हैं या कहीं पे भी आपको लिखा हुआ मिलता है या वैसी कुछ कंडीशंस मिलती हैं, सो दिस इज द फर्स्ट थिंग दैट यू शुड एक्चुअली रिमाइंड ऑफ। ठीक है, तो सबसे पहले लेट अस टॉक अबाउट द फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडे। सो आई होप आपको जो इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस है वो पूरी तरह से समझ में आ गया है, बिकॉज तभी आप फर्स्ट लॉ को या फिर सेकंड लॉ को समझ सकते हो। देखो, मैं एक सिंपल सा सेटअप बना देती हूँ। ठीक है, जो भी हमने इलेक्ट्रोलिसिस में देखा वैसा ही कुछ सेटअप। ये है मेरे पास में लेट्स से एनोड है और एक मेरे पास कैथोड है। ठीक है, तो हमें पता है कि एनोड को हम पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ते हैं, तो ये टर्मिनल पॉजिटिव होता है बैटरी का, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। तो इसका मतलब ये जो हमारा इलेक्ट्रोड है ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, ये नेगेटिवली चार्ज हो जाएगा। हालांकि यहाँ पे अभी तक मैंने सोल्यूशन बनाया नहीं है। और ये क्या है, मेरा कोई भी या तो मोल्टन स्टेट में सोल्यूशन प्रेजेंट हो सकता है इलेक्ट्रोलाइट का, या फिर ये प्रेजेंट हो सकता है एक्वा स्टेट में। सॉलिड स्टेट में कभी भी नहीं होगा, क्योंकि सॉलिड स्टेट में हमें पता है कि जो वो सॉल्ट है या वो जो भी इलेक्ट्रोलाइट है, इट इज नॉट गोइंग टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। और हमारा पर्पस ही इस पूरे प्रोसेस में क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं कंडक्ट कराएंगे तब तक तो कुछ हो ही नहीं सकता ना आगे, क्योंकि ये क्या है, ये इलेक्ट्रोलिटिक सेल है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल तो होता ही तभी था फॉर नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शंस जिनके लिए डेल्टा जी की वैल्यू क्या थी, ग्रेटर देन 0। तो वहां पे इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई करनी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो यहाँ पे फटाफट से इनको लेबल कर देती हूँ मैं, हालांकि अब तक आप समझ चुके हो ये सब चीजें। तो ये तो क्या है, मेरा कोई इलेक्ट्रोलाइट है, ऑब्वियसली एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। ये है एनोड, जहां पे आई एम एक्सपेक्टिंग दैट दिस शुड बी, यहाँ पे होना चाहिए ऑक्सीडेशन। ये कौन है, ये है कैथोड, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज्ड है। और मतलब इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे रिडक्शन होता है, और इलेक्ट्रोलिसिस के केस में कैथोड इज नेगेटिवली चार्ज और इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस में एनोड इज पॉजिटिवली चार्ज। ये सब चीजें हम लोगों ने देखी थी। अब देखो, ये मैंने यहाँ पे क्यों बनाया और फर्स्ट लॉ का इससे क्या लेना देना है। उन्होंने ये कहा, देखो यहाँ पे होता क्या है कि हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले देखा कि कुछ केटायंस प्रेजेंट होते हैं और कुछ एनायंस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सो लेट्स से कि मैं प्लस चार्ज है और ये कई सारा प्लस चार्ज बना देती हूँ। ठीक है, और साथ में ही हमारे क्या है, नेगेटिव चार्जेस भी प्रेजेंट हैं। तो ये नेगेटिव चार्ज हो गया, ये नेगेटिव चार्ज, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव। ठीक है, ऐसे नेगेटिव चार्जेस पड़े हुए हैं। तो होगा क्या कि जो केटायंस हैं वो किधर की तरफ अट्रैक्ट होंगे, ओके, तो केटायंस जो है वो तो कहाँ पे जाएंगे, कैथोड की तरफ, और जो एनायंस है वो जाएंगे इधर एनोड की तरफ। तो इनका तो हो जाएगा ऑक्सीडेशन और इनका हो जाएगा रिडक्शन। इतनी बात अभी तक हम लोग समझ चुके हैं। तो जब ये प्रोसेस यहाँ पे हो रहा होगा तो ऑब्वियसली हमने एक बैटरी भी लगा रखी है, यानी कि करंट की सप्लाई भी हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे या तो क्या होगा कि एक सब्सटेंस जो है वो किस किस फॉर्म में डिपॉजिट हो सकता है। सब्सटेंस जो है या तो हो सकता है कि उसका सिंपली सॉलिड फॉर्म में डिपोजिशन हो जाए, है ना। दो चीजें हो सकती है यहाँ पे, कि हो सकता है कि आफ्टर द रिएक्शन हैज अकर्ड, है ना, यानी कि जैसे ही मैंने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई की, उस इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई की करने की वजह से ये जो सोल्यूशन था इसका लाइसिस हुआ। केटायंस और एनायंस जो है वो एक दूसरे से सेपरेट हो गए, और सेपरेट होने के बाद में वो इधर उधर मूव करने लगे। उसके बाद की कहानी है ये। तो वो ये कह रहे हैं
कि इस दौरान जब ये रिएक्शन हो चुका है, सेपरेशन हो चुका है, तो सीधी सी बात है कि प्रोडक्ट में हमें कुछ या तो डिपोजिशन देखने को मिलेगा। तो अगर हम वर्ड यूज करते हैं डिपोजिशन, इसका मतलब सॉलिड फॉर्म में हमारा कोई ना कोई प्रोडक्ट बना है, ठीक है। दूसरा एक वर्ड हम यूज करते हैं लिबरेशन या फिर रिलीज। तो अगर हम बोलते हैं लिबरेट हो रहा है कोई प्रोडक्ट, तो लिबरेट का मतलब होता है निकलना, बाहर निकलना, है ना, बनना, रिलीज होना। तो ऐसे में हमारा कहने का मतलब ये होता है कि वहां पे कोई गैसियस प्रोडक्ट बन रहा है। तो ये दो हमारे पास में चांसेस हैं, आइदर फ्रॉम द कैटायन साइड और फ्रॉम द एनायन साइड कोई ऐसा हो जो कि ऑक्सीडेशन या फिर रिड्यूस होने के बाद में या तो डिपॉजिट हो रहा हो या लिबरेट हो रहा हो, ठीक है। दोनों में से कुछ ना कुछ तो पक्का होगा, तभी तो हमें इलेक्ट्रोलिसिस के बाद में कोई प्रोडक्ट मिलने वाला है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इस रिएक्शन, इसमें बेसिकली आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हो और उसकी वजह से कुछ क्या होता है, केमिकल रिएक्शन। अब किसी भी केमिकल रिएक्शन में होता क्या है, एक रिएक्टेंट होता है जो कि प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। ये प्रोडक्ट जो है ये आपका क्या हो सकता है, सॉलिड फॉर्म में डिपॉजिट हो सकता है या फिर एक गैस के फॉर्म में लिबरेट हो सकता है। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि लिक्विड फॉर्म नहीं बन सकती है, लिक्विड फॉर्म भी बन सकती है, ठीक है। तो ये सब चीजें हमारे सामने पॉसिबिलिटीज हैं। तो लॉ क्या कहता है, आई थिंक इतनी बात आपको क्लियर है। अब देखो लॉ ये चीज कहता है कि कितना मास डिपॉजिट होगा या फिर लिबरेट होगा, जो भी हमारा प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उसका, ठीक है। कितना मास डिपॉजिट या फिर लिबरेट होगा किसी भी सब्सटेंस का एट एनी ऑफ दीज टू इलेक्ट्रोड्स, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि हमने इस पूरे प्रोसेस में कितना चार्ज फ्लो करवाया है। यानी कि ये जो बैटरी यहाँ पे लगा रखी है इसका ऑब्वियसली कुछ पर्पस है इन द इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस। तो हम ये कह रहे हैं कि इस बैटरी की वजह से कितना चार्ज प्रोवाइड हो रहा है टू दिस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल, दैट इज गोइंग टू डिसाइड कि कितना मास डिपॉजिट या फिर लिबरेट होगा ओवर द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। सबसे पहले इसको एक डेफिनेशन के फॉर्म में मैं आपको बता देती हूँ एंड देन ओके चलो यहीं पे लिख लेते हैं इसको, है ना, फिर उसके बाद में इसका मीनिंग समझेंगे। सो बेसिकली इट सेज दैट द मास इन द इलेक्ट्रोलिसिस, इन द electrolysis process, the mass of the substance that is deposited or the mass of gas liberated on the electrodes is directly proportional to the amount of charge passed through the इलेक्ट्रोलाइट लिख दो या फिर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिख दो, ठीक है। तो देखने में सेंटेंस बड़ा दिख रहा होगा लेकिन है कुछ भी नहीं। तो इसमें बेसिकली बोला ये जा रहा है कि किसी भी इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस के दौरान कितना मास लिबरेट होगा गैस का या फिर डिपॉजिट होगा किसी सॉलिड का, है ना, कितना डिपोजिशन होगा मास के टर्म्स में या फिर कितना लिबरेशन होगा मास के टर्म्स में ओवर द इलेक्ट्रोड, क्योंकि हमें भी पता है ये सब कुछ हो कहाँ रहा है, वो जाके डिस्चार्ज हो तो इलेक्ट्रॉड्स के ऊपर ही रहे हैं। तो फिर इलेक्ट्रॉड्स पे कितना डिपोजिशन या फिर लिबरेशन होगा, दैट इज बेसिकली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि हमने इस प्रोसेस के दौरान इलेक्ट्रोलाइट से होता हुआ कितना चार्ज पास किया है, या बेसिकली कह दे कि यहाँ पे कितना चार्ज पास हो रहा है। एंड दैट चार्ज वी ऑब्वियसली नो कि वो कहाँ से आ रहा है, वो आ रहा है जो हम करंट की सप्लाई कर रहे हैं या करंट की सप्लाई हो रही है वहां से। तो अगर हम देखें कि करंट की सप्लाई जो है वो कहां से कहां होगी, तो देखो यहाँ पे ये है एनायन। एनायन क्या कर रहा है, जैसे यहाँ पे जा रहा है तो वो हो रहा है ऑक्सीडाइज, और ऑक्सीडेशन के दौरान, है ना, ये नेगेटिव चार्ज है, इसका हो रहा है ऑक्सीडेशन। तो जैसे ही ऑक्सीडेशन होगा तो ऑब्वियसली कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो यहाँ पे रिलीज करेगा।
तो यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स का रिलीज होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स आपके इधर ट्रैवल कर रहे हैं। तो इसका मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि जो करंट है वो आपका इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा है ना। तो ये सिंपल से कुछ कुछ कॉन्सेप्ट्स है जो कि आप पहले से जानते हो। अब इससे क्या फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं, या क्या हम इसको कोई इक्वेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हम समझते हैं। ठीक है, ओके तो जो भी मैंने यहाँ पे बोला है बस उसी को अब मैं इक्वेशन के टर्म्स में आपको बता रही हूँ। तो इक्वेशन ये कहती है कि m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि हमने कितना चार्ज पास किया है। तो देखो चार्ज को हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं, इतना छोटा मोटा आप फिजिक्स में पहले भी पढ़ चुके हो। तो m इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज, कितना मास डिपॉजिट होगा या लिबरेट होगा किसी गैस का इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कि हमने कितना चार्ज पास किया है थ्रू आउट द इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। अब क्योंकि हमने प्रोपोर्शनैलिटी साइन लगाया है तो इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाना भी जरूरी है ना, इस तरह से तो हम कभी छोड़ते नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाने की जरूरत है। तो जैसे ही मैं इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाती हूँ तो यहाँ पे कांस्टेंट मुझे पुट करना पड़ता है जो कि है z। ठीक है, तो कुछ इस तरह से मेरे पास एक फॉर्मूला निकल कर आ जाता है। अब यहाँ पे कौन सी चीज क्या है उसको एक बार देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो देखो सो m क्या है बेसिकली आपका, m इज द मास ऑफ सॉलिड डिपॉजिटेड, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो मास ऑफ गैस लिबरेटेड ओवर द इलेक्ट्रोड्स। ठीक है, तो ये तो हो गया m। देन अगर हम बात करें z की तो z को कहते हैं इलेक्ट्रो केमिकल इक्विवेलेंट, एंड ये क्या है, ये है एक कांस्टेंट है ना, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है यानी कि कांस्टेंट वैल्यू है। देन वी हैव दिस q, q क्या होता है, दिस इज द अमाउंट ऑफ चार्ज। ठीक है, तो अब आप इक्वेशन को और उस स्टेटमेंट को आपस में रिलेट कर पा रहे होगे। क्या हम इसको फर्दर और एक्सपेंड कर सकते हैं, तो हाँ कुछ कुछ चीजें हम लोग पहले से फिजिक्स में पढ़ चुके हैं तो उन्हीं को हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। देखो Q का मतलब क्या होता है, टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज। अब चार्ज आता कहाँ से, चार्ज तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आ रहे हैं, तो वो ये इलेक्ट्रॉन्स जब मूव करते हैं देन इन द ऑपोजिट डायरेक्शन वी सी दैट देयर इज सम करंट, है ना, सेम ही चीजें हैं। तो Q को हम कैसे लिख सकते हैं, Q अगर आप पहले पढ़ चुके हो तो यू मस्ट बी नोइंग दैट Q इज इक्वल टू IT, यानी कि टोटल चार्ज किसके इक्वल होता है कि कितना करंट फ्लो कर रहा है फॉर हाउ मच ऑफ टाइम, मतलब कितने टाइम पीरियड के लिए कितना करंट फ्लो हुआ, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, चार्ज कहते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आप पढ़ चुके हो। सो दिस इज वन क्लियर। तो यहां से मुझे Q की वैल्यू मिल गई जिसको कि मैं बाद में पुट करने वाली हूँ। अब ये Z क्या चीज होती है, तो Z अभी मैंने आपको कहा इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट होता है। इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट जो है ना, पहली बात वो किसी भी इलेक्ट्रोलाइट पे के अंदर कौन से केटायंस प्रेजेंट है और कौन से एनायंस प्रेजेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है। सो Z डिपेंड्स ऑन, ठीक है, पहले इसकी इक्वेशन लिख लेते हैं। सो दिस इज बेसिकली इक्विवेलेंट वेट बाय 1 फैराडे। ठीक है, एंड यू मस्ट बी नोइंग, अगर मैं आपसे पूछूं कि इक्विवेलेंट वेट जो है वो किसके इक्वल होता है, सो इक्विवेलेंट वेट इज इक्वल टू मोलर मास डिवाइडेड बाय द एक्स फैक्टर। ठीक है, तो आई एम होपिंग कि आपको ये सब चीजें थोड़ी थोड़ी जो छोटी मोटी सी हैं वो जानते हो आप। सो दिस इज व्हाट, मोलर मास डिवाइडेड बाय एक्स फैक्टर। तो ये तो हो गया आपका इक्विवेलेंट वेट एंड 1 बाय f। तो ये मेरे पास में दो चीजें निकल कर आ गई। अब जैसे कि मैंने आपसे कहा कि ये जो z होता है दिस इज डिपेंड्स ऑन nature of cation and anion present in electrolyte। तो ये स्पेसिफिक होता है, ये डिपेंड करता है कि हमारे पास में इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है। तो ऑब्वियसली जब इलेक्ट्रोलाइट के नेचर पे डिपेंड करता है तो इलेक्ट्रोलाइट किसका बना है, केटायंस और एनायंस का बना है। ठीक है, तो ये सब चीजें हमारे पास में आ गई। अब देखो इन दोनों ही वैल्यूज को आपस में पुट करते हैं, यहाँ से z की भी वैल्यू आ गई और q की भी वैल्यू पुट कर देते हैं। सो m इज इक्वल टू z इंटू क्यू, अभी हमने देखा था। तो m क्या हो जाएगा, z की वैल्यू पुट करो, सो दिस इज e बाय f और q की जगह पे हम लिख सकते हैं it। ठीक है, फर्दर इसको सॉल्व करेंगे, सो दिस विल बिकम मोलर मास, मोलर मास को मैं m लिख देती हूँ, ठीक है, mm लिख देती हूँ, अदरवाइज हम इससे कंफ्यूज हो जाएंगे। सो दिस इज x f, ठीक है, यहां तक कहानी तो किसकी हो गई, इस वाले पार्ट की, एंड देन IT। तो ये भी एक इक्वेशन जो है वो आप याद रख सकते हो, एंड अगर आप इतना सा याद कर लेते हो तो इसको आप फर्दर डिराइव भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये
कुछ इक्वेशन है जो कि दी गई थी फ्रॉम द फर्स्ट लॉ। अगेन अगर हम बात करें तो इसमें ये कहा गया कि कितना मास का डिपोजिशन होगा, इट डिपेंड्स ऑन कि हमने कितना चार्ज प्रोवाइड किया है टू दिस सॉल्यूशन एंड दिस Q इज इक्वल टू IT, यानी कि कितना करंट का सप्लाई हो रहा है कितने लंबे टाइम के लिए। अगर करंट का सप्लाई आप ज्यादा लंबे टाइम तक करोगे और ज्यादा करंट सप्लाई करोगे तो ऐसे में जो मास का डिपोजिशन है ओवर द इलेक्ट्रोड वो भी क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, अगर फैराडे की बात करें, फैराडे क्या चीज होती है, देखो ये सब चीजें आप जानते हो बट स्टिल मैं आपको बता देती हूँ। फैराडे बेसिकली क्या है, ये है 96500 कूलम के आसपास। एंड व्हाट इज दिस 96500, ये आ कहां से रहा है, तो ये होता है चार्ज, ये भी चार्ज ही है, चार्ज ऑफ 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, 1 मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता है उसको कहते हैं। देखो बेसिकली अगर हम फैराडे की बात करें तो अगर मैं पूछूं आपसे कि एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है, तो आप कहोगे, पढ़ के आए हो आप लोग, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। ठीक है, ये तो हम जानते हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर इतना चार्ज है तो 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होगा। 1 मोल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है, Na नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और Na की वैल्यू कितनी होती है, 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया इतने इलेक्ट्रॉन, यानी कि इतने इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर कितना चार्ज होगा हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर अगर इतना चार्ज था तो इसका मतलब 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 इलेक्ट्रॉन्स पे कितना चार्ज होगा। यूनिटरी मेथड है, आराम से सॉल्व कर सकते हो। सो दिस विल बी हाउ मच, 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 डिवाइडेड बाय 1 मल्टीप्लाइड बाय 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। इसको खुद से सॉल्व करके देखना, ऑलमोस्ट अराउंड जो आपकी वैल्यू निकल के आएगी अप्रोक्सीमेटली, है ना, वो कितनी निकल के आएगी, 96500, करीबन करीबन इतनी निकल कर आएगी। तो ये हो गया आपका क्या, दिस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चार्ज। इसी को हमने एक स्पेशल नाम दे दिया, वो है फैराडे, और इसको रिप्रेजेंट हम किससे करते हैं, 1 फैराडे बोलते हैं, या फिर फैराडे, सिंपली बोलो फैराडे। ठीक है, तो 1 मोल इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर जो चार्ज होता है इट इज इक्वल टू 1 फैराडे। तो ऐसे ही अगर आपके इस प्रोसेस के दौरान अगर n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनका बेसिकली ट्रांसफर हो रहा है, तो ऐसे में आप n नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज निकाल सकते हो। n मोल इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज हो जाएगा, तो देखो इतना तो किसके लिए था, 1 फैराडे के लिए। सो दिस विल बिकम n फैराडे कूलम, या फिर C लिख दो। ठीक है, तो ये तरीका होता है। अभी मैं कौन से n मोल्स की बात कर रही हूँ, तो देखो ये जो हमने पिक्चर यहाँ पे देखी है ना, तो बेसिकली यहां से यहां कितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं हम उनकी बात कर रहे हैं। तो अगर n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फ्लो होते हैं फ्रॉम दिस टर्मिनल टू दैट टर्मिनल्स, तो आप उनके लिए किस तरह से चार्ज को फाइंड आउट करोगे, वही चीज मैंने आपको बताई कि ये अगर 1 इलेक्ट्रॉन के लिए 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 जितना चार्ज है, तो 1 मोल के लिए कितना होगा और n मोल्स के लिए कितना होगा। ये जैसे भी आपको सिचुएशन दी जाती है क्वेश्चन के अंदर, आप बिल्कुल उसको वैसे ही सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, और ये क्या होता है, फैराडे होता है। ये सब चीजें हम लोगों ने डिस्कस कर ली। ओके, सो नाउ लेट्स सी व्हाट इज दिस इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। ऑल्दो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि ये इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट आया कहाँ से, M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q, ये बात बोली थी फैराडे के फर्स्ट लॉ ने। तो जैसे ही हमने इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाया, सो दिस बिकेम Z इंटू Q। ठीक है, यही जो Z होता है इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट, और ये Z की वैल्यू किसके इक्वल है, सो Z इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडे, एंड दिस इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट किसके इक्वल होता है, मोलर मास बाय x इंटू f। ठीक है, ये सब चीजें हम लोगों ने अभी तक देखी। बट अगर मुझे कोई कहे कि इसको डिफाइन करो, तो डिफाइन हम किस तरह से करते हैं, ये बात आप जानते हो कि अगर मैं इस Q को, मतलब बेसिकली हम कुछ इसको ऐसी डेफिनेशन दे सकें कि हमें ये पता चल जाए कि ये एक्चुअली रिप्रेजेंट किसको करता है। तो Z कुछ नहीं है यार, है तो मास ही ना, तो है तो मास ही, लेकिन वो मास इसके इक्वल कब हो जाएगा, या फिर ये Z कब ऐसा
ऐसा होगा कि इसके इक्वल हो जाए जब हम Q की वैल्यू को 1 फैराडे कर दें, ठीक है, यानी अमाउंट ऑफ चार्ज जो है अगर वो मेरा इक्वल टू 1 फैराडे हो जाए तो उस पॉइंट पे जो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की वैल्यू है किसी भी इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए या पर्टिकुलर इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के लिए, दिस विल बी इक्वल टू द मास ऑफ इट, ठीक है, कितना डिपोजिशन हुआ है उसकी इक्वल हो जाएगी। तो एक बार इस स्टेटमेंट को हम देख लेते हैं, जो कि बेसिकली आप कह सकते हो इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट की क्या है, डेफिनेशन है। सो व्हेन 1 फैराडे ऑफ द चार्ज इज पास थ्रू द इलेक्ट्रोलाइट, देन द मास डिपॉजिटेड ओवर द इलेक्ट्रोड इज इक्वल टू द इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। यानी कि अगर मान लो मैं यहां से 1 फैराडे जितना चार्ज जो है उसको पास करूं जो कि होके जाए इस इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन के थ्रू, देन कितना मास का डिपोजिशन हो रहा है यहाँ पे इलेक्ट्रोड्स के ऊपर इन कैटायंस या फिर एनायंस का, दैट विल बी इक्वल टू इट्स इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। बस यही बात इन्होंने वहां पे बोली है। तो कुल मिला के ये क्या बोल रहे हैं, अगर Q जो है वो आपका 1 फैराडे कूलम के बराबर हो जाए तो आप खुद सोचो ना, जब ये Q की वैल्यू 1 हो जाएगी, सो दिस M विल बी इक्वल टू Z। बस यही बात तो ये बोल रहे हैं कि कितना डिपोजिशन होगा, दैट विल बी इक्वल टू द वैल्यू ऑफ Z, यानी कि इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि ये जो Z होता है, दिस डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ केटायंस एंड एनायंस इन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के अंदर कौन सा केटायन प्रेजेंट है और कौन सा एनायन प्रेजेंट है, इनके नेचर पे डिपेंड करता है Z, ठीक है, या फिर Z की वैल्यू। सो नाउ लेट्स सी सम ऑफ द क्वेश्चंस रिलेटेड टू द फर्स्ट लॉ ऑफ फैराडेज फ्रॉम इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। देखो क्वेश्चन में हमें गिवन है 2 फैराडे ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू अ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का मुझे सॉल्यूशन दे रखा है, तो ये मेरा क्या हो गया, इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट कौन हो गया, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, ठीक है। अब आपको सेम वही जो हमने इलेक्ट्रोलिसिस का जो पूरा प्रोसेस देखा है उसको इमेजिन करते हुए चलना है कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलाइट ले रहे हैं, ठीक है। तो वो हुआ, फिर द मास ऑफ द कॉपर डिपॉजिटेड एट द कैथोड इज मॉलिक्यूलर, अच्छा ये हमें बताना है कि कितना मास का डिपोजिशन हुआ है। तो कुल मिला के मुझे W ऑफ कॉपर जो है, जो कि कहाँ पे डिपॉजिट होगा, कैथोड के ऊपर, यानी रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, उसको हमें फाइंड आउट करना है। और चार्ज मुझे कितना दे रखा है, सो Q इज गिवन टू मी इक्वल टू 2 फैराडे। तो सबसे पहले तो अप्लाई करके देखते हैं कि क्या ये वैल्यूज हमारे फॉर्मूला के ऊपर सूट होती है क्या। सो दैट इज बेसिकली M को मैं W लिख देती हूँ, है ना, एक ही बात है, क्योंकि यहाँ पे W यूज किया मैंने, इसलिए W इज इक्वल टू Z बाय Q, ठीक है। अब मुझे W जो है वो किसका फाइंड आउट करना है, कॉपर का फाइंड आउट करना है। Z क्या होता है, Z की वैल्यू मुझे डायरेक्टली तो गिवन नहीं है, तो देखते हैं कि क्या हम फाइंड आउट कर सकते हैं। सो दिस इज इक्वल टू E बाय F इंटू Q, ठीक है। अब इक्विवेलेंट वेट भी मुझे अलग से निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए फॉर्मूला लिख लेते हैं। सो दिस इज मोलर मास डिवाइडेड बाय X, E एंड Q, ठीक है। अब हम देखते हैं कि क्या हमारे पास में सारी वैल्यूज है कि नहीं है। तो देखो बात आती है मास, मोलर मास की। तो देखो कॉपर का मोलर मास तो मुझे वैसे भी गिवन है और आपको ध्यान भी होगा, इट इज 63.5। यहाँ पे यूनिफाइड मास दे रखा है, मैं इसको ग्राम पर मोल में लिख देती हूँ, एक ही बात है, ठीक है। Q की अगर हम बात करें तो Q क्या है, कितना चार्ज, तो चार्ज मुझे कितना दे रखा है, 2 फैराडे, तो ये मुझे गिवन है 2 फैराडे। X की अगर हम बात करें, X क्या होता है, कितना इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है इस प्रोसेस के, इस एक रिएक्शन के दौरान। तो देखो ऑलरेडी इन्होंने मुझे कहा है कि कॉपर का हम क्या करा रहे हैं, रिडक्शन, ठीक है। तो कॉपर Cu2+ के फॉर्म में प्रेजेंट होगा इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। जैसे ही वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को ले लेगा तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कॉपर सॉलिड के अंदर, ठीक है। यही तो है सिचुएशन। अब इसी का तो मास फाइंड आउट करने के लिए आपसे कहा गया है ना, इसी चीज का तो कहा गया है। तो बेसिकली यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो रहे हैं इस प्रोसेस में, 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कि X की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2, ठीक है। और ये होगा F होगा, ये मैंने गलती से E लिख दिया, सो दिस इज बेसिकली F, ठीक है। अब देखो F जो है ये ऑलरेडी मेरे को पता है, वैसे तो ये 96500 के इक्वल होता है, ऑल्दो यहाँ पे ऑलरेडी एक F पहले से प्रेजेंट है ना, तो ये F और F तो आपस में ही कैंसिल हो जाएंगे। तो हमारे पास में कुल मिला के कुछ ऐसी इक्वेशन बनेगी, सारी वैल्यूज पुट करके मैं आपको दिखाऊं तो। सो W ऑफ कॉपर
विल बी इक्वल टू मास कितना हो जाएगा 63.5, कहीं पे हमें कोई यूनिट तो चेंज करनी नहीं है, इंटू 2F डिवाइडेड बाय 2 इंटू फैराडे कितना है, फैराडे को मैं F ही लिख देती हूँ। तो देखो जो जो भी कैंसिल हो रहा है उनको कैंसिल कर लो और बाद में देखते हैं आंसर क्या है। तो फैराडे कैंसिल विद फैराडे, 2 कैंसिल हो जाएगा 2 से, तो सिंपली मेरे पास W ऑफ कॉपर कितना निकल के आएगा 63.5 ग्राम। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम इस तरह के किसी सोल्यूशन से, एक सोल्यूशन जो कि है किसका, कॉपर सल्फेट का, ये है कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन, और ये मैंने लगा दिया यहाँ पे एनोड और कैथोड, जिसको कि कनेक्ट कर दिया बैटरी से, ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल, तो ये भी हो गया पॉजिटिव यानी कि एनोड और ये हो गया नेगेटिव यानी कि कैथोड। कॉपर सल्फेट का सोल्यूशन है, तो ऐसे में जो कॉपर का डिपोजिशन होगा कहाँ पे जाके, जो ये Cu2+ है, ये जो जाके डिपॉजिट होंगे यहाँ पे कॉपर की फॉर्म में, तो इसका मास मेरा कितना निकल कर आएगा 63.5 ग्राम। अगर यहाँ से जो मैं करंट है, चार्ज है, वो कितना पास करूं 2 फैराडे जितना, ये इसका मीनिंग निकला इस क्वेश्चन का।